हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में रमेश गोयल साहब आए हुए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सीनियर कलाकार, बहुत पुराने और बहुत सारी फिल्मों में नज़र आए होंगे आप लोगों को। यहाँ पर इंडस्ट्री में उन्हें सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, एक इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। तो आइए मिलते हैं रमेश गोयल साहब से। रमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। यानी आप जो सीनियर लोग हैं ना सर, आपसे नई जनरेशन को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और हमारे पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी ज़िंदगी से बहुत सारा सबक सीखा जा सकता है, जो नई जनरेशन के आगे बढ़ने में बहुत काम आ सकता है। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आप कहाँ जन्म हुआ आपका, और बचपन के हालात थोड़े से बताकर कहाँ तक पढ़ाई वगैरह की आपने, वहाँ से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मैं रहने वाला फतेहपुर सीकरी, डिस्ट्रिक्ट आगरा, यूपी का हूँ। वहीं पर मेरा जन्म हुआ। समझो कि मैं एक्टर बनने मुंबई चला आया। मैं इस स्ट्रगल तो कम मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ। हाँ, बेशक बेशक। तो मैं सोच के ही आया था कि मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे वो स्ट्रगल चुनौती रूप लगता था और बड़े आराम से मेरा स्ट्रगल होता था, या चुनौती मैं एक्सेप्ट करता था। जी। तकलीफ आई गई, कभी कभी सक्सेस मिलती थी, कभी तकलीफ होती थी, वो सब कुछ ठीक है। तो रमेश जी, आप मुंबई आए कब? 10 अक्टूबर 1973। उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपको लग रही है वही मेरी उम्र है। अच्छा। ओके ओके। तो पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की थी आपने? मैंने 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आफ्टर इंटरमीडिएट किया था। ओके। मथुरा से। अच्छा। टेक्निकल था वो, 3 साल का कोर्स था, तो मैंने किया। और फिर मैं नौकरी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जगह कालागढ़, अच्छा। मुरादाबाद के पास, तो वहाँ चला गया। वहाँ से फिर आगे एक्टिंग में आ गया मुंबई में। तो नौकरी कितने साल की और फिर मुंबई कब आए आप? मुंबई 73 में आ गया था मैं। अच्छा। उससे पहले थोड़ी बहुत नौकरी की, लेकिन मन नहीं लगा। सर, ये शौक जो था एक्टिंग का, ये बचपन से ही था आपको? नहीं, लोगों को देख के लगा मुझे। बचपन अच्छा। से तो नॉलेज थी नहीं कुछ भी कि लोग एक्टर बनने जा रहे हैं। अपने इलाके से भी एक मिस्टर प्रेमेंद्र थे जो हीरो बन गए थे, होली आयरे में, दुनिया क्या जाने में। तो मैं उन लोगों से इंस्पायर हुआ। मैंने सोचा कि मैं कुछ तो बन ही सकता हूँ। अच्छा। और चूंकि मुंबई में जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडी का नहीं है। हमारे यूपी आगरा में बहुत ठंडी पड़ती बहुत थी और मुझे ठंड बहुत लगती थी, इसलिए मैं, वो भी एक रीज़न था। दूसरा एक्टर बनने का रीज़न था, तो मैं मुंबई आ गया। और यहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ थी। अच्छा। उसको आप स्ट्रगल ही बोल सकते हैं। 73 में जब आए मुंबई, और जाहिर है कि एक अकेला नया इंसान एक नई जगह, नई दुनिया में पहुंचने के बाद वो क्या क्या तकलीफें थी, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए सर। अभी यही क्राउड में काम करते थे हम। उस समय जो हमको कभी 13 रुपये मिलते थे, कभी 26 रुपये मिलते थे। दो ही उसका पैमान, दो ही रेट थे। 13 या जो ऑर्डिनरी लगता था वो उसको 13 रुपीज़, और थोड़ा अच्छा लगता था देखने में उसको 26 रुपीज़। अच्छी सी पर्सनैलिटी है। ओके। तो दोनों ही तरह से हम काम करते थे। कभी कभी एक बेकार लगते थे तो 13 रुपये मिलते थे जिस दिन शूटिंग होती थी, और जिस दिन अच्छे लगते थे उस दिन 26 रुपये मिल जाते थे। तो 13 और 26 का जो संघर्ष रहा, और काफ़ी अरसे से उसी में ही लगे रहे हम। फिर बाद में ये एक दो जगह काम मिलने लग गया, जैसे राम भरोसे, वो रामानंद सागर साहब की फिल्म थी, उसमें काम मिल गया रणधीर कपूर के साथ में। फिर उसके बाद में टीवी सीरियल आ गई जी। बुनियाद, हम लोग, कहाँ गए वो लोग, ये तमाम। मेरा मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत नज़र आने लगे, जिससे लगा हम कुछ बन सकते हैं। ओके। लेकिन चुनौती उतनी ही थी, क्योंकि पैसा बहुत कम मिलता था। और मैं विद फैमिली आया था, इसलिए खर्चा अच्छा, काफ़ी था। फैमिली के साथ ही आप आ गए थे? ओहो। फैमिली के साथ था मैं, और मैं झोंपड़े में रहता था उस वक्त जब आया था। जब वो मैंने भाड़े पे लिया था, फिर खरीद लिया, यही सब चलता रहा। लेकिन चुनौती बहुत। तो सर, उस वक्त का जब आप फैमिली के साथ यहाँ पर आ गए, शिफ्ट हो गए मुंबई में, काम भी इतना नहीं था, बस कभी आए कभी हाँ, बहुत कम। तो उस वक्त का कोई ऐसा वाकया सर जो आप कभी भूल नहीं सकते? और वाकया तो यही है कि हर आदमी बेइज्जती करता था, कोई खड़ा नहीं करता था। कहीं भी जाते थे, इज्जत तो मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन काम भी मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन कोई हमसे बात कर लेता था तो ऐसा लगता था भाई कुछ यहाँ रेस्पॉन्स मिल रहा है, एक उम्मीद हो जाती थी। जी जी। क्योंकि बहुत हैवी स्ट्रगल था। उस ज़माने में इतना काम नहीं था, बड़े लिमिटेड फिल्म बनती थी, सीरियल तो थी नहीं, न वेब सीरीज थी, कुछ था ही नहीं उस वक्त, केवल फिल्म थी। बहुत लिमिटेड मामले थे। सही। और डाकू फिल्म बनती थी उस ज़माने में। हमको राइडिंग में डर लगता था, घोड़े पर चढ़ने में, तो इसलिए भी काम कम था। जो राइडिंग जानते थे उनको फाइटर की तरह इस्तेमाल कर लेते थे। तो हम तो क्राउड में ही काम करते रहे काफ़ी साल तक। फिर नौकरी कर ली वॉचमैन की, सिक्योरिटी गार्ड बन गए, अच्छा। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बन गए। तरक्की उसमें होती रही, लेकिन मन नहीं लगा, दिल नहीं लगा। बोल नहीं यार, हमें ये सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन या ये
ये करने के लिए नहीं सेल्समैन आए करने आए हैं, इस कर रहे हैं, ये सब दाल रोटी खाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा क्या करना चाहिए, लौट के तो मैं जाऊंगा नहीं, जो बोल के आया हूँ मैं एक्टर बनूंगा। तो बोले जो सोचो आप, हम तो आपके साथ हैं, भूखा रखो या पेट भर के रखो, हम तो आपके साथ हैं, आप बताओ क्या करना चाहते हो। बोले मैं ये चाहता हूँ कि ये क्राउड का काम ऐसे छोड़ दूँ मैं, और मैं प्रॉपर तरीके से डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलूँ, फ़ोटो दिखाऊँ, अपनी जो भी क्वालिटी है वो बताऊँ, तो शायद काम मिलना शुरू हो जाए। तो फिर वही किया हमने, नौकरी छोड़ दी, कोशिश करते रहे, तो धीरे धीरे काम मिलने लग गया। और एक लाइन मिल गई, 2 लाइन मिल गई, 2 डायलॉग मिल गए, क्लोजअप मिल गया, तो उससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया और आगे बढ़े। तो फिर सरफरोश, रामायण, इनमें अच्छे अच्छे रोल मिल गए। रामायण में मामा मारीच का रोल था, तो उससे बहुत पॉपुलरिटी बढ़ गई कि रामायण सुपरहिट सीरियल थी। बिल्कुल। और मेरा रोल बहुत अहम था मामा मारीच का, जो सोने का मृग बनता है, सीता जी का हरण उसी के द्वारा होता है, अपना भेष बदलता है। काफी अहम किरदार था। हाँ, बहुत अहम किरदार था वो, तो उससे थोड़ी इम्पोर्टेंस बनी। फिर सरफरोश में अच्छा रोल था आमिर खान साहब के साथ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थ्रू आउट रोल था, हम 4 ऑफिसर थे, उसमें आमिर खान साहब ने भी थोड़ी हेल्प की, हम अपने 1-2 डायलॉग दे दिए तो मेरा रोल बन गया। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन चूंकि हीरो के साथ साथ चल रही थी पूरी, एक कहना चाहिए एक ग्रुप था, पूरी टीम थी एक। हाँ टीम, यस जी जी। एसीपी राठौड़ के साथ में, तो उसमें भी साथ में चलता था, तो उससे लोगों ने मार्क किया कि ये आदमी कुछ कर सकता है। तो जो फिर काम मिलना शुरू हुआ, बहुत बिजी हो गए। अच्छा। एक दिन में 2-2, 3-3 शूटिंग एडजस्ट कर रहे हैं फिर हम। अच्छा। ऐसा लगने लगा कुछ बन जाएंगे, और कुछ बने भी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार नहीं रहा, लेकिन पॉजिटिव था मैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। मेरा जो भी जजमेंट है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, फिल्ममैन में आया तब भी मैं पॉजिटिव था, नेगेटिव में कभी नहीं हुआ। और मैंने बॉडी की तरफ, हेल्थ के लिए हमेशा ख्याल रखा। ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मैंने कोई चीज़ का शौक किया ही नहीं, आज तक नहीं। हाँ, आज तक नहीं। कम खाना, गम खाना, पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, किसी झगड़ा नहीं, किसी प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन कंट्रोलर से कोई झगड़ा नहीं, आज तक मेरा किसी झगड़ा ही नहीं हुआ। लोग केस वेस कर देते, मैंने कुछ केस वेस नहीं किया किसी ऐसा हुआ? कितनी बार हुआ होगा ऐसा कि लोगों ने बहुत बार पैसा ही डुबा दिया? हाँ, वो खुद ही डूब जाते थे। हाँ, जाहिर है भाई देखिए, बड़े प्रोडक्शन में आप काम करेंगे तो वहाँ पैसे डूबने इसलिए चांस नहीं है कि उनमें बहुत पैसा होता है, लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, वो इधर से इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया, वहाँ से इकट्ठा किया, वो तोड़ ताड़ के जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं, और बजट उसमें फेल हो जाता है। कभी पैसा मिल रहा है फाइनेंसर से, कभी नहीं मिल रहा है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे ऊपर पड़ता था। हम जैसे छोटे कलाकारों को पैसा नहीं मिलता था, डूब जाता। तो उसमें प्रोड्यूसर बेईमानी नहीं करने चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, खुद ही वो डूब रहे हैं तो हमको क्या देंगे। हकीकत है। हाँ, फिल्म में बहुत सी बनती नहीं थी, आधी बन गई, चौथाई बन गई, 3/4 बन गई, तो अच्छा बन भी गई तो रिलीज नहीं हो रही है, बिक नहीं रही है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो जनता जनार्दन को मालूम नहीं है क्या प्रॉब्लम्स है फिल्म मेकिंग में। फिल्म मेकिंग में बहुत रिस्क है, बहुत रिस्की काम है ये। प्रोड्यूसर अपने घर बार बेच के पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट करता है, सबको खाना खिलाए, खुद बाद में खाना खाता है, सबका उसको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद में फिल्म बनती है, बनने के बाद में कंप्लीट हो जाए, रिलीज हो जाए, और रिलीज होने के बाद में फिल्म चल जाए तो उसके बाद में प्रोड्यूसर को पैसा मिलना शुरू होता है। अच्छा, चलने के बाद में बेईमानी हो जाती है, प्रोड्यूसर साथ में डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा ही नहीं देते, वो सब पिक्चर फ्लॉप हो गई है, नहीं चल रही है, टेरिटरी वाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है, एक्चुअल हमारा अन्नदाता तो प्रोड्यूसर ही है, जिसकी वजह से हमको पैसा मिलता है, जो अपने किसी भी तरह से पैसे की जुगाड़ करता है, अरेंजमेंट करता है और हमको देता है, टेक्नीशियंस को देता है, डायरेक्टर को देता है, पूरी यूनिट को देता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में उसे फ़ायदा होता है। तो हम प्रोड्यूसर को तो बॉस मानते ही हैं हमेशा, लेकिन सेट पर जो है डायरेक्टर बॉस, टीम का कैप्टन डायरेक्टर होता है, वो जैसा बोलता है हमको वैसे ही करना है। अल्टीमेटली पूरा होल्ड तो प्रोड्यूसर का ही होता है। अगर प्रोड्यूसर का बजट नहीं है, उसने बोला रमेश गोयल को ले लेते हम, तो प्रोड्यूसर बोलता हमारा बजट ही नहीं है इतना, तो डायरेक्टर कितना भी चाहे प्रोड्यूसर से ना नहीं बोल सकता, बोल ठीक है सब दूसरे को ले लेते हैं। तो ऐसे कई बार हमको नहीं लिया, और कई बार डायरेक्टर बोल रहा है तो ले भी लिया, वो इस रोल के लिए फिट है। हम पुलिस का रोल ज़्यादा करते थे पहले, पिछले ज़माने में, तो कहीं ना कहीं हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो जाता था। हालांकि गुंडे वुंडे के तो रोल बहुत किए, राक्षसों के ऐसा, मतलब रोल कोई छोड़ा ही नहीं है। जो काम मिला, जो फिल्म इंडस्ट्री में रोल होते हैं सब रोल किए, क्राउड से लेके और रोल तक, करेक्टर तक। कभी मैंने लक्ष्मी को ठुकराया ही नहीं। जो आ रहा है आने दो, सही है। 13 रुपये आ रहे हैं, 26 रुपये आ रहे हैं,
100 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 5,000 जो मिल रहा है लेते जाओ, क्योंकि मुझे बच्चे पालने थे, मेरे साथ बच्चे थे, और फिर मुझे फ्लैट खरीदना था। तो झोंपड़े से 1 रूम किचन, 2 रूम किचन, अभी मालिक की दया से मेरे बड़ा फ्लैट है, रहने खाने पानी का सब इंतजाम है, उसका लाख शोर है। हालांकि एक प्रॉब्लम और है कि मेरी वाइफ जो है बेड रेडन है। अच्छा। 1.5 साल से उसकी बैकबोन से फ्रैक्चर हुआ था, तो बीमार है, तो बेड पर ही रहती है वो। लेकिन कहीं न कहीं से ऊपर वाला ग्रेट है, वो इंतजाम कर देता है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं ऊपर वाले से। मैं 100% बच्चे वगैरह कितने हैं रमेश साहब? 2 बच्चे हैं। वो क्या कर रहे हैं बच्चे? वो बिजनेसमैन है, लड़की है, उसका हस्बैंड बिजनेसमैन है, नौकरी करते हैं कहीं, और ये भी बिजनेसमैन है बेटा, ये भी प्रॉपर्टी वगैरह काम करता है। मतलब मुझे ये शिकायत नहीं हुई कि मुझे ऊपर वालों ने कुछ दिया नहीं। मैं हमेशा सोचता रहा कि ऊपर वाला इतना ग्रेट है, उसने मुझे क्षमता से ज़्यादा दिया, जो मेरी कैपेसिटी है एज एन एक्टर, उससे ज़्यादा मुझे मिला है, तो मुझे दुख कभी नहीं हुआ। जैसे आज है, आज मेरे का हो सकता है मेरे पास काम उतना ज़्यादा नहीं हो, पहले 3 से शिफ्ट करता था, फिर 2 पे आया, फिर अभी 1 भी कभी कभी मिलता है काम। तो ये सच्चाई है, क्योंकि लोग ज़्यादातर सीनियर एक्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो बातें सच नहीं हैं। हकीकत काम की प्रॉब्लम सबके पास है, चाहे वो बड़ा स्टार है, बीच का स्टार है, या छोटा एक्टर है, कैरेक्टर एक्टर, कितना ही जो टाइम उसका पहले था, से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, वो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि उम्र के हिसाब से बॉडी में भी थकान आती है, इतनी ज़्यादा इच्छा भी नहीं करती है, प्लस नए लोग आके वो स्टार बन जाते हैं, उस जगह वो ले लेते हैं। तो बुजुर्ग आदमी क्यों लेगा वो? तमाम प्रॉब्लम से बीमार हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नहीं चल पा रहा है, शॉट नहीं दे पा रहा है, तो अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर बुजुर्ग आदमियों को डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अरे काय को टेंशन लेने का, जब इसकी जगह दूसरा एक्टर मिल रहा है तो उसे ले लो ना, थोड़ा उसे टचअप कर देंगे, बन जाएगा, दादा बाबा चाचा ताऊ मामा जो बन जाएगा। टचअप भी तो करना है बालों को। बिल्कुल। अब वो चल ही नहीं पा रहा, उसे लोगे क्या फ़ायदा, नाम उसका है लेकिन काम करने लायक नहीं है ना वो। आजकल की जो फिल्में बन रही है सर, आज की जो शूटिंग होती है, जो माहौल है आज का, और आपके ज़माने में, आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले, उस माहौल में और आज के माहौल में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। हम अपने ज़माने में चमचागिरी से काम ले लेते थे, खुशामद करने से। अच्छा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की खुशामद कर दी, प्रोडक्शन की खुशामद कर दी, उस समय कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह, कोऑर्डिनेटर वगैरह सब नहीं थे, तो काम मिल जाता था। अभी टोटल परफॉर्मेंस है। ओके। अगर आप ऑडिशन में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पूरी जूरी बैठती है, देखती है भाई कौन अच्छा एक्टर है, तो इसीलिए वही एक्टर फाइनल होता है जो अच्छा एक्टर है। तो आप देख रहे होंगे बहुत लिमिटेड एक्टर आते हैं जी। लाइमलाइट में। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे सवाल करूं जैसा आप मुझसे कर रहे हैं, आप मुझे बताइए 15 साल में कौन सा बड़ा स्टार आया है? 15 साल के अंदर की अगर बात करें तो फिर तो कोई नाम नहीं ध्यान में आ रहा है। सब कोई शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वही सब स्टार है। हाँ, ऋतिक रोशन। बिल्कुल, ये 2-5 नाम जहन में आते हैं बस। और भी कोई आया है क्या? नहीं, कोई नहीं। मिथुन चक्रवर्ती, सब पुराने एक्टर हैं, सब पुराने हैं। 10 साल से तो पुराने हैं ही हैं। बिल्कुल। 10 साल के बाद में मुझे 2-3 एक्टर नजर आते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, मिस्टर त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी जी। और कौन से लोग हैं? नहीं आ पाते। सही बात, सही कहा आपने, बिल्कुल हकीकत है। तो क्योंकि प्रोड्यूसर पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करता है, उसको परफॉर्मेंस चाहिए, चमचागिरी नहीं चाहिए उसको। जो आदमी पर्दे पर पब्लिक को पसंद आए, मेरी फिल्म हिट हो, वो उसको लेना चाहता है प्रोड्यूसर। डायरेक्टर पूरे टेक्नीशियन ही अच्छे एक्टर के फेवर में। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, परफॉर्मेंस तो होती थी, लेकिन कभी कभी हाथ पैर जोड़ के काम मिल जाता था हम जैसे छोटे कलाकारों को। बड़े स्टारों को तो उनकी रेट के हिसाब से मिलता है, भाई इसकी क्या, इसको मैं लूँगा तो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कितना मिलेगा इसके अगेंस्ट, इसके बदले में। लेकिन मैं अपने लेवल जैसे कलाकार की बात कर रहा हूँ। हम पहले हाथ पैर जोड़ के नमस्ते करके, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आपका कुत्ता बहुत अच्छा है आप चलते बहुत अच्छा है, नहाने देने आप कितने तैयार होके आते हैं, बहुत स्मार्ट है सर आप। तो वो खुश हो गए, ठीक है ऐसे खड़ा कर दो भाला पकड़ा के तो थोड़ा बहुत काम मिल जाता था। अभी आप कितनी भी खुशामद करो, न कास्टिंग डायरेक्टर मानेगा, न कोऑर्डिनेटर मानेगा, न प्रोडक्शन, न कोई नहीं। बोले हमको ऑडिशन दीजिए, और ऑडिशन में जो अच्छा लगेगा हम उसको ही लेंगे। तो एक रीजन ये भी है काम कम होने का। हाँ, बिल्कुल हकीकत है। और स्टार बनने का, आप बताइए ना, कितनी बड़ी बात है, 10 साल में कोई बड़ा स्टार आया नहीं। हकीकत है। कौन रिप्लेस कर रहा है शाहरुख खान साहब को, आमिर खान साहब को, या इनको सलमान खान साहब को, ऋतिक रोशन साहब को, और जितने भी लोग आए हैं जो भी है, इनको कोई रिप्लेस ही नहीं कर पा रहा। अमरीश पुरी साहब को, अपने टाइम के स्टार थे, अमरीश पुरी जगह कोई नहीं आया, जगह खाली पड़ी हुई है, आज तक खाली है। बिल्कुल
मेरे हिसाब से तो लाइन में बहुत बदलाव है, बहुत बदल गई लाइन। तो सर जो अपनी एसोसिएशन है आप लोगों की, हाँ। आर्टिस्ट की एसोसिएशन, सिंटा, यस, हेल्प मिलती है उनसे कुछ? बिल्कुल मिलती है। किस किस तरह की हेल्प करती है वो एसोसिएशन? देखिए, जिन लोगों के पास प्रॉब्लम है उनको फाइनेंशियली वो सपोर्ट करती है। अच्छा। कुछ चीज़ निर्धारित है हमारे सिंटा में कि भाई इतना गरीब आदमी तो इतना देंगे, बीमार हो गया तो इतना देंगे, अगर वो मर गया तो हम इतना देंगे, वो सब चीज़ फिक्स की हुई है। अच्छा। वो तो ठीक है, लेकिन काम के मामले में कोई मदद नहीं है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था एक्चुअली। सिंटा काम नहीं दिलवा सकती। सिंटा का काम है आपको सपोर्ट करना। अगर कोई किसी इंक्वायरी आ जाएगी तो बता सकते हैं भाई बहुत सेक्टर है हमारे यहाँ, हम देख रहे हैं बहुत सेक्टर है, क्यों कभी कभी प्रोड्यूसर इंक्वायरी करते होंगे मुझे मालूम नहीं सिंटा से कि ये एक्टर कैसा हम ले रहे हैं या बिहेवियर कैसा है, तो सिंटा अपना रिपोर्ट देती होगी, हमको नहीं मालूम पड़ता। अच्छा। सिंटा की हेल्प फाइनेंशियल है, रोल के हिसाब से नहीं, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि वो रिकमेंड करे कि सेक्टर को लीजिए, हमारे सेक्टर को काम लीजिए। अभी थोड़ा सा चलने स्टार्ट हो रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर भी रखा है सिंटा में, तो वो सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत काम भी मिल रहा है, क्योंकि काम पाना वो आदमी खुद की परफॉर्मेंस है, खुद की इंडिविजुअलिटी है, वो प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा जी उसको। जी। प्रोड्यूसर के करोड़ों रुपए लगते हैं, वैसे ही किसी को कैसे ले? ऐसे किसी को कैसे दे देगा? आदमी पानी नहीं पिलाता बगैर जरूरत के, तो बगैर जरूरत के कैसे दे दे पैसा? तो सब लोग, हम लोग कभी अरे यार प्रोड्यूसर हमको काम ही नहीं देता, हम 20 साल से चक्कर काट रहे इसका। अरे भाई उसको क्षमता नजर नहीं आ रही है आप में, इसलिए वो काम नहीं दे रहा है। डायरेक्टर बहुत ही बेकार है, वो काम नहीं देता है, अपने अपने आदमी को काम देता है। अपने पराये इन लोगों की नज़रों कोई है ही नहीं। जो अच्छा परफॉर्मर है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा इंसान है, अच्छा बिहेवियर है, सब लोग उसके फेवर में रहते हैं, तो उसको काम मिलता है। एक्टर अपनी गलती को नहीं मानता है, वो अपनी गलती को दूसरे पे थोपना जानता है। और मेरे हिसाब से टेक्नीशियंस वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, और मैं तो आपके माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से अपने टेक्नीशियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं भूखा रहता था, परेशान रहता था, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी, तब भी इन्होंने साथ दिया। और आज मेरे पास में काम उतना नहीं है जितना कि पहले था। काम है, उतना नहीं है जी, जी। लेकिन ये मौके की बात है, इस वक्त की बात है जी। तो अभी भी सपोर्ट है सबका, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का मेरे साथ में, क्योंकि मेरा बिहेवियर अच्छा है। हाँ, बेशक बेशक। बहुत से एक्टर हैं छोटे मोटे, उनको कितना टेंट्रम होता है, बोले मैं उसका ऑफिस में गया यार पानी नहीं मिला, पूछा ही नहीं, अब उसके ऑफिस में नहीं जाने का। अरे भाई उन पर तमाम प्रॉब्लम्स है प्रोड्यूसर के पास में, तो आपको पानी की पूछे या चाय की पूछे, बेटर ये कि आप ना नमस्ते करो और पूछो भाई काम है कि नहीं मेरे लिए, बुरा मानने की क्या जरूरत है। सही है, सही है। तो बहुत से लोग टेंट्रम वाले हैं, गुस्से वाले हैं, एटीट्यूड वाले। हाँ एटीट्यूड वाले हैं, बहुत जल्दी क्रोध आता है। जबकि आप काम मांगने जाते हैं तो आप बेगर की पोजीशन में आ जाते हैं, हाँ, डेफिनेटली। सोफिस्टिकेटेड बेगर। आप अगर प्रोड्यूसर से ही मतलब नहीं है, जहाँ भी आप काम मांगने जा रहे हैं तो उनके सामने तो आप बेगर ही है ना, कुछ मांग रहे हैं। तो रमेश जी, अभी तक के कितने बड़े स्टार्स के साथ आपने किया है काम? सभी के साथ काम किया है, कभी क्राउड में, कभी एक डायलॉग बोल दिया, कभी एक क्लोजअप हो गया, कभी मार खा ली, कभी गिर तो गए। कभी किसी बड़े स्टार से बातचीत करने का या उनके करीब होने का मौका मिला आपको? बहुत लोगों के साथ, तो किन किन के साथ में से? सब जिन जिन फिल्मों में मैंने काम किया, मेरी IMDb गूगल पर 200 फिल्में हैं। अच्छा। हाँ, और रिकॉर्ड है तो ज़्यादा काम किया है। सबसे अच्छा मिजाज किसका लगा? आमिर खान साहब का। अच्छा, कैसे, मतलब क्या उनकी अच्छा बिहेवियर, हर आदमी को ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, वो कभी अपने को स्टार नहीं मानते, हीरो नहीं मानते, सबके साथ में मिलना, खाना पीना सब। हालांकि जो बड़े लोग हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको मालूम मैं तो स्टार हूँ। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या और भी जो लोग हैं, जी जी, उनको तो मालूम मैं स्टार हूँ, तो हमसे वो क्या कॉम्प्लेक्स खाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटे मोटे कलाकारों को सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, और भी सन्नी देओल, बॉबी देओल, ऋतिक रोशन, जितने बड़े बड़े स्टार हैं वो सबको सपोर्ट करते हैं। और कम से कम मैंने ये फील किया है कि वो इन्वॉल्व नहीं होते अपने ज़्यादा सीन्स में, बोले यार नहीं इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं बोल रहा है, या ये अच्छा है, इसको रखो। बस उनका अपना आएंगे, काम करेंगे, कौन क्या कर रहा है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठ गए, आपने साइन किया, आपने लिया, इससे काम लो आप। बराबर। जैसे अमिताभ बच्चन है, मैंने एक साथ में कुली में किया, कालिया में किया, नमक हलाल में किया, और भी कई फिल्मों में किया, क्राउड में किया। मैंने देखा कि वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। मैंने राज कपूर साहब के साथ में काम किया, देवानंद साहब के साथ में काम किया, मैंने गुलजार साहब के साथ, संजीव कुमार साहब के साथ, तो मैंने सबको देखा ये बड़े लोग
इंटरव्यू नहीं, अगर इंटरव्यू करेंगे तो अलग से जो उनकी सेटिंग होती है वहाँ हो सकता है भाई इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। जी 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 लेकिन वो छोटे मोटे कलाकारों के सामने कोई इंटरव्यू नहीं कभी नहीं करते थे। तो इतने डायरेक्टर्स में रमेश साहब सबसे अच्छे डायरेक्टर आपको कौन लगे? जिसने मुझे काम दिया वो सब अच्छे लगे मुझे, और जिसने काम दिया उनसे उम्मीद रखता हूँ शायद काम आगे देंगे, काम देंगे वो। मेरे लिए फिल्म लाइन में स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक सब अच्छे हैं, क्योंकि मुझे सबने सपोर्ट किया है। तो मैं एक आदमी कैसे बोल दूँ ये मेरे लिए अच्छे रहे, सभी अच्छे हैं मेरे लिए, पूरी टेंडेंसी अच्छी है। मैं सर 52 ईयर से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, आज भी मेरी कल भी शूटिंग है, तो इतने सालों के बाद मुझे काम दे रही है तो मैं उस इंडस्ट्री को कैसे गलत बोल सकता हूँ? सही है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, होगा किसी के लिए खराब। और गलत सही के अलावा जैसे सबसे अच्छे डायरेक्टर कौन लगे आपको, जो जिनका काम लेने का तरीका बहुत इजी और बहुत आसान रहा हो? सबका है सर, सब वैसे ही अगर करते हैं। आपको बुराई करनी है तो किसी की भी कर सकते हैं, पर मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। जिसकी जो कैपेसिटी थी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, कंट्रोलर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो भी टेक्नीशियन लोग हैं उन सब अपने अपने हिसाब से मुझे सपोर्ट किया। इस बात को मानता हूँ, मुझे किसी की ज़्यादा तारीफ करना और ज़्यादा बुराई करना सूट नहीं करता है, क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। जी, शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा, कोई मज़ेदार किस्सा हो या कोई बहुत सैड किस्सा हो? अब कोई ऐसा? देखिए, मैंने राजेश खन्ना साथ में काम किया तो मैं उनके पैर छूता था। सर मैं आपके साथ में मेरा एक डायलॉग है, हाँ। तो मैं सर थोड़ा रिहर्सल कर लूँ, हाँ करो करो। ऐसे ही धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन, सबके अब वो पैर हम छू रहे हैं तो नेचुरली उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता था। हाँ। अब कोई अकड़ में आदमी बोला, अमिताभ बच्चन अपने घर पर, मैं अपने घर में, मुझे शॉट मिला है तो मैं उसी रॉब से बात करूं। एक्टर वो ज़्यादा फायदे में जो उनसे बोलता है कि सर मेरा सीन है आपके साथ में, थोड़ा रिहर्सल कर लें, बड़ी मेहरबानी हो। यानी रिक्वेस्टिंग वे में वो अगर एक्टिंग करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, तो जो अगला स्टार है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप पर तरीबाजी में, टेंटर में, वो मेरा रोल मेरा है, मैं, मुझे सामने कौन खड़ा है परवाह नहीं है, तो उससे कभी कभी नुकसान हो जाता है एक्टर को। तो मैंने तो हाथ पैर जोड़ के अपना पूरा जीवन इस तरह से निकाल दिया। तो मुझे जो लोग ऐसा करते हैं तो वो हो सकता है वो सही हो अपने माप में, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप बड़े आदमियों से झगड़ा न करें, टेंटर न दिखाएं। जो स्टार हैं, डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, एक्टर हों, तो जो छोटे मोटे हम जैसे एक्टर हैं वो फायदे में ज़्यादा रहेंगे। प्लस वो रिकमेंड भी कर देते हैं जब उनको बिहेवियर अच्छा लगता है तो। और कोई टेंट्रम वाला छोटा मोटा एक्टर होता है, कैरेक्टर होता है, उन्हें और बेकार है छोटा, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कैरेक्टर एक्टर को कि मुझे किसने ना बोल दिया। डायरेक्टर चाहता है, प्रोड्यूसर चाहता है, पर हीरो नहीं चाहता उसको। वो नहीं वो नहीं चलेगा, छोड़ो उसको। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो मना नहीं कर सकता ना हीरो को। हाँ हकीकत है। तो इसीलिए मेरे अनुभव के हिसाब से हीरो से कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए, छोटा हीरो हो चाहे बड़ा हीरो है। अगर वो छोटा हीरो, छोटी फिल्म है, तो वो उसके लिए अमिताभ बच्चन ही है ना उस प्रोड्यूसर के लिए। डेफिनेटली, बिल्कुल हीरो हीरो ही होता है, हीरोइन हीरोइन होती है। सही है। हालांकि गुस्सा सबको आती है, लेकिन अपने घर पे जाके गुस्सा करो। चूंकि मैं उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं, यहाँ गुस्सा कर सकता हूँ मैं। मुझे वो लेवल लाना चाहिए ना अपनी लाइफ में, मुझे भी स्टार बनना चाहिए ना। बिल्कुल। तब बराबर की जब पोजीशन हो जाती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। पोजीशन आपकी जीरो है, जमीन पर है आप, एटीट्यूड बता रहे हाँ, और वहाँ एटीट्यूड बता रहे हैं, तो वो एक्टर को नुकसान होता है, नुकसान होता है। बिल्कुल नुकसान होता है। मैंने देखा है कई लोग बीच में से निकाल दिए जाते हैं फिल्म में से। जब एडिटिंग पर डायरेक्टर हीरो वगैरह बैठते हैं नाइट में, किसी को मालूम नहीं होता। बोले यार इस सीन की क्या ज़रूरत है इसमें, क्योंकि वो नाराज है उस छोटे मोटे कलाकार से। बोले सीन की क्या ज़रूरत है इसमें? बोले आपको नहीं लगा? अच्छा नहीं, बकवास है, चल गई कैची। किसी से कोई बात हो गई, तरीबाजी हो गई, या किसी ने, अच्छा हमारी लाइन में कानों के कच्चे बहुत लोग हैं। हाँ। अगर एक दूसरे की बुराई हो गई, उसने बोला रमेश गोयल ने आपको ऐसा किया, मोहनलाल ने ऐसा किया, उसने फलाने राम सिंह ने आपको ऐसा बोला, अब वो इंक्वायरी नहीं करते बड़े लोग। अच्छा। बस दिमाग में बिठा दिया, अच्छा उसने किया, और वो बाय द फिल्म में है, तो वो सामने नहीं बोल पाए, लेकिन एडिटिंग में निकलवा देंगे। वहाँ कैसे आप सपोर्ट करेंगे? बोले सीन नहीं यार, इसको निकालो सीन को। हो सकता तो उस सीन से छोटे एक्टर की वैल्यू बन जाती है, सही है, कैरियर बन जाता है, बिल्कुल। पर उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे साथ क्या हो गया गेम। उसका रोल ही निकल गया। ऐसा कई बार होता है। बाप रे बाप। सर बड़े आदमी बड़े ही होते। और रमेश साहब, जैसे इतनी सारी शूटिंग आपने की, मैं समझता हूँ सैकड़ों हो चुकी हाँ हाँ, 52 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बताइए, 52 साल कम नहीं होते हैं, और ये आपके तजुर्बात जो है हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है इसके अंदर। तो कोई ऐसा किस्सा शूटिंग का सर, कोई मज़ेदार किस्सा या कोई बहुत अफसोसनाक किस्सा
जिसे आज भी आप भूल नहीं पाए हो? हम शूटिंग कर रहे थे एक बहुत बड़ी फिल्म की, बहुत पुरानी बात है। तो हम उस समय क्राउड में काम करते थे, अच्छा। तो सब लोगों के साथ में खाना खाने हम भी बैठ गए। तो प्रोडक्शन कंट्रोलर साहब वो आया, बोला आप यहाँ खाना क्यों खा रहे हैं, आप तो क्राउड में काम करते हैं, क्राउड वालों को अलाउड नहीं है खाना यहाँ पर। उस ज़माने में क्राउड वाले खाना नहीं खा सकते थे। ओके, अच्छा। वो अपने घर से ही खाना लाते थे या ऑर्डर में जाके खाओ, लंच इसीलिए हुआ है। और जो सीनियर एक्टर्स थे, टेक्नीशियन थे, सबको खाना मिलता था, लेकिन क्राउड वाले एक्टर को खाना नहीं मिलता था। ओके। तो उसने गाली दी मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू ये खाना खा रहा है। और कान पकड़ा, मुझे बाहर उठाया सबके सामने, और मैं रोता हुआ मुझे बाहर धक्के दे के बाहर कर दिया स्टूडियो से, दादर में रंजीत स्टूडियो से। अच्छा। और फिल्म का भी नाम है याद है, उस प्रोडक्शन के आदमी का भी नाम याद है। अब मैं क्लियर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। जी। सब लोग सिलेक्ट गए। अच्छा। जिन जिन लोगों ने गरीब लोगों के साथ में जाति की बददुआएं ली, सब चले गए। या बेड पर हैं, या ऊपर हैं, या चलने लायक नहीं है। एक बात मैं बोल रहा हूँ पूरे सब लोगों को, समाज को, स्वर्ग नरक यही है, जो जैसा करेगा उसको फल यहीं भोगना पड़ेगा। बेशक बेशक, ऐसा मेरा मानना है। जी। जब उसने आपको बाहर निकाला उसके बाद क्या हुआ फिर? रोता रहा मैं। और किसी ने पूछा भी नहीं आपसे नहीं। आकर? प्रोडक्शन कंट्रोलर के खिलाफ कौन बोलेगा? और मेरे जैसे आदमी जो क्राउड में काम करता है, जिससे रात को 26 रुपये मिलने, 26 रुपीज़, उसको कौन सपोर्ट करेगा? अगर वो सपोर्ट करेगा उसको भी निकाल देगा वो। तो वो जो खाने से उठाया, मैं बहुत भूखा था, कई दिनों से भूखा था, और बाय द वे शूटिंग मिल गई थी क्राउड में, तो मुझे भूख लग रही थी, सब लोग खाना खा रहे, मैं भी खाना लेके खाना बैठ गया, जबकि अलाउड नहीं था। तो वो बात हमेशा मेरे दिल में रहती है। उस समय मैं खाने के लिए तड़प रहा था, बेइज्जती हुई, और आज मेरे सामने ऊपर वाले ने खाने के लिए सब कुछ दे रखा है, मैं खाना नहीं खा पाता, क्योंकि मुझे मेंटेन करना अपने आप को। यानी कहने का मतलब यह है, जब दांत थे तो चने नहीं थे। अच्छा। आज चने तुमने अपने दांत खुद तोड़ दिए, नहीं खाना है। अब चने हैं तो दांत नहीं है, तो ऊपर वाले का भी कर्म है। तो इतनी लंबी जर्नी में रमेश साहब, सबसे खुशियों भरा दिन कौन सा रहा आपका? जिस दिन काम मिलता था। वही खुशी। अरे जिस दिन काम मिल आपके गया, जवाब बड़े मुख्तसर हो रहे हैं, ऐसा क्यों? जितना काम मिल गया, अच्छा। जिस दिन खुश, आज 26 रुपये मिलेंगे शाम को, आज घर पे ले जाऊंगा पैसे, बच्चों के लिए कुछ लाऊंगा, क्यों सस्ता जमाना था उस जी समय। जी। सबसे हाईएस्ट पेमेंट कौन से शूट पे मिला, किस फिल्म के लिए, किस काम के लिए? कभी कभी इंग्लिश फिल्म में ज़्यादा पैसे मिलते थे। अच्छा। हाँ, इंग्लिश फिल्म मिलती थी हमको, तो उसमें ज़्यादा, हिंदी फिल्मों में भी मिलते थे, लेकिन इंग्लिश फिल्मों में ज़्यादा मिलते थे। अभी तक का और सबसे हाईएस्ट पेमेंट कितना था आपका, वो बता दीजिए एक बार। अभी पेमेंट तो मैं झूठी बोलूँगा आप। जी जी जी। नहीं, झूठी बोलूँगा मैं आपको। मुझे लगा कि झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, क्योंकि इंसान की इनकम और औरत की उम्र, अगर कोई पूछेगा तो निश्चित रूप से झूठ बोलेगी वो। औरत झूठ बोलेगी, अपनी उम्र करेक्ट नहीं बताएगी। लेकिन मुझे आपसे सच की उम्मीद है। नहीं, क्योंकि क्या है, अगर मैं इतने बड़े पॉडकास्ट में अगर मैं सच बोल दूंगा तो मुझे जो मिल रहा है उसका भी आधा नहीं मिलेगा। नहीं, हम दुआ करेंगे। तो इसको रेस्ट की बातों को रेस्ट ही रहने दीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। बाकी पेमेंट बहुत मिलता था। जी जी जी। कहीं 20,000 रुपये पर डे, कहीं 30,000 रुपये पर डे, जी जी। एक बार तो 50,000 रुपये पर डे मिला। पर ये कभी कभी होता था, कभी कभी। बाकी इतना पैसा मिलता नहीं है। सबसे लंबा शेड्यूल किस फिल्म का चला सर आपका? सरफरोश का। सरफरोश काफी लंबा शेड्यूल। हाँ, एक महीने राजस्थान में थे, अच्छा। जहाँ भी शूटिंग करते थे वहाँ भी। सबसे बढ़िया एंजॉय हमने सरफरोश को किया। अच्छा। हाँ, बाकी तो हमने रामायण में भी बहुत दिन काम किया, वहाँ भी एंजॉय किया। मतलब मेरा जो सोचने का तरीका था कि मुझ जैसे आदमी को यार काम मिल गया आज, मुझ जैसे आदमी को काम मिल गया, खुश हो, सही। वहाँ सवाल ये नहीं था कि कितने रुपए मिलेंगे, सवाल ये था मुझे काम मिल गया। अब बड़ा प्रोडक्शन, बड़ी कास्टिंग, तो इसलिए मेरी खुशी का पैमाना अलग था। जैसे अभी मुझे काम मिलता है, अभी मैं 4 तारीख को मेरी फ़्लाइट है, मैं जयपुर जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, इस 10 नवंबर को। अच्छा। मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, तो मैं खुश हूँ कि चलो काम मिल गया, मैं जाऊँगा, काम करके आऊँगा, क्योंकि घर बैठने पर मन नहीं लगता। हाँ, सही है। समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बेटर ये कि पैसा कम मिले, रोल कैसा भी हो, कम से कम कैमरे के सामने रहें। जैसे आज हम बहुत खुश हैं, आपका पॉडकास्ट हो रहा है, हम कैमरे के सामने हैं, जनता जनार्दन से बात कर रहे हैं। जी। हमारी बात जनता देख रही है, और ये पता नहीं इंटरव्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, जी। किसके कौन देखेगा हमारा इंटरव्यू।
तो ये सब खुशी का विषय है। एक्टर को चाहिए कि मेरा फेस, मेरा चेहरा कैमरे में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, पब्लिक मुझे पहचाने। इतने साल हो गए मुझे, लेकिन पहचान नहीं बन सकी मेरे चेहरे की। जब मैं रोड पर चलता हूँ तो कोई मुझे नहीं बोलता कि रमेश गोयल जा रहा है। लेकिन हम जैसे लोग हैं सर जो जानते हैं आप, ये तो आप हम लोग रोज़ाना मिलने वाले लोग हैं। जी जी जी। पब्लिक का आदमी बोला ये एक्टर है, तब तो आप एक्टर हैं। पब्लिक का आदमी बोला कि रमेश गोयल जा रहा है, तो आप एस्टेब्लिश हो गए। पब्लिक जानती नहीं बहुत से एक्टरों को, कैरेक्टर के नाम से जानती है। अभी सामा को ले लीजिए आप, उनको आज भी लोग सामा के लोग से नाम जानते हैं। महकमन लोग बहुत कम जानते हैं, हकीकत। इस सामा के नाम से सब जानते हैं। तो नाम से अगर आप जाने जा रहे हैं, जैसे रजा मुराद साहब, आलोकनाथ जी, किरण कुमार जी, और भी तमाम एक्टर हैं जिनका नाम से पब्लिक जानती है रजा मुराद साहब जा रहे हैं, तो ये सर बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक बेशक। आज रजा मुराद साहब को पूरा हिंदुस्तान जानता है, बाहर भी लोग जानते हैं, आउट ऑफ इंडिया नाम से जानते हैं कि रजा मुराद हैं। तो ये है कामयाबी। अभी कौन जा रहा है, रमेश गोयल जा रहा है, कौन जा रहा है, आम आदमी जा रहा है, कोई पहचानता नहीं पहचानता है, तो ये अधूरी कामयाबी है। अब ये अधूरी कामयाबी की बात की आपने, तो मुकम्मल कामयाबी हासिल करने के लिए आज की जनरेशन को क्या करना चाहिए, थोड़ा उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए। बहुत मेहनत है, परिस्थितियाँ बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, और नए कलाकार अपने नाम से जाने जाएं, ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। लोगों पे काम ही नहीं है। अब वो काम कहाँ पर है, कहाँ चल रहा है, ये मालूम ही नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा है, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जिस एक्टर को पब्लिक नाम से जानती है वो स्टारडम में आ गया, लेकिन हमको नाम तो छोड़ो, हमको शक्ल से ही नहीं पहचानती पब्लिक। तो इसको आप कामयाबी बोल रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने फिल्म लाइन में इतने साल काम किया है, थोड़े बहुत लोग बुला लेते हैं काम के लिए, थोड़ा बहुत जानते ही नहीं, हाँ भाई ये एक्टर है, रमेश गोयल है, लेकिन वो बहुत अधूरी पहचान है सर। इस लाइन में पहचान बनाना नाम की, बस उसकी मेहरबानी जिस पर हो गई वो तकदीर वाला है। बाकी मेरे हिसाब से नाम से पहचान बनाना एक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सर जैसे आज सोशल मीडिया तो इतना इजी हो चुका है, एक खुला प्लेटफॉर्म है हर एक के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने टैलेंट को प्रूफ करो और नाम कमा लो। आज कितने नए नए बच्चे आकर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। सर इन्फ्लुएंसर को वही लोग जानते हैं, या यूट्यूबर को, जो कि उस पर इंटरेस्टेड हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया में कितने लोग होंगे? हिंदुस्तान की आबादी के 20%, 30%, 10%, यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। और इन्फ्लुएंसर को ऐसा नहीं है कि सब लोग जानते हैं। हम जैसे मान लो मेरे इंस्टाग्राम पर 1,12,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 92,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे कोई आदमी आज तक मिला ही नहीं बोलने वाला कि सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा या मैंने आपको फेसबुक में देखा। कोई बोलता ही नहीं है। तो आज की जो इंडस्ट्री है सर, आज का जो माहौल है, उसमें आप बॉलीवुड से क्या अपेक्षा रखते हैं या क्या चाहते हैं? बॉलीवुड से अपेक्षा ये है कि हमको कोई अच्छा सा रोल मिल जाए, बाप का या दादा का, मामा का, चाचा का, ताऊ का, किसी अच्छी फैमिली में अच्छी फिल्म है, फिल्म हिट हो जाए तो हम भी लाइमलाइट में आ जाएं। बस यही इच्छा लेके चल रहे हैं, उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारी इमेज उस तरह से बना नहीं पाए हम। दिस इज़ माई फेलियर। उस जगह में उतना नाम बना नहीं पाया कि मुझे बड़ी फिल्म में दादा का रोल मिला है, चाचा का, ताऊ का, किसी बड़े हीरो का, और मुझे दादा, चाचा, ताऊ का रोल मिला है। ऐसे मैंने इमेज बनाई नहीं है। तो इसमें कास्टिंग डिपार्टमेंट या डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक मेरी है कि मैंने वो जगह बनाई नहीं है। जो मैंने जगह बनाई है वहाँ छोटे मोटे रोल, छोटी मोटी फिल्में मिल जाते हैं सीरियल में, उसी में संतुष्टि करनी पड़ती है। आप शिकायत करेंगे कि फिल्म लाइन में यार मुझे दिया क्या है, यार कुछ नहीं है, बकवास फिल्म है, लाइन है, यार मैं तो बर्बाद हो गया। दिस इज़ और फुलिशनेस, मूर्खता है ये। क्योंकि लाइन ने तो आपको खुला रखा है, किसी की लाइन नहीं है। दुनिया की कोई भी आदमी अपना भाग्य आजमा सकता है, कोई भी मेहनत कर सकता है, कोई भी चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो आप करिए। अगर आप फेल हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लाइन की क्यों शिकायत, लाइन को क्यों बुराई कर रहे हैं आप? लाइन तो बहुत अच्छी है। आप में गट्स नहीं थे, आप में कैपेसिटी नहीं थी, आपकी मेहनत नहीं थी, आप ईमानदार नहीं थे अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, अपने रोल के लिए, तो आपकी जगह नहीं बनी। तो आपको क्या लगता है आप कहाँ फेल हुए? जो आप जैसे आप कह रहे हैं वो बात नहीं थी हमारे में। गलती मेरी है कि मैं अपनी जगह नहीं बना पाया, और जितनी बना पाया वो इज्जत देती है मुझे फिल्म इंडस्ट्री, उतना काम देती है। जो मुझ में कैपेसिटी देखती है फिल्म इंडस्ट्री हमारी मुंबई की या साउथ की, कहीं की भी, जहाँ से बुलावा आता है तो उतना काम मिल जाता है। तो फिर शिकायत किस बात की? आप
अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या हूँ, फिर शिकायत कीजिए। पर आप उस हिसाब से कामयाब तो है नहीं है, और कंपटीशन कर रहे हैं विलन से और हीरो से। बोलो मैं यहाँ पहुँचना चाहता था, मैं तो पहुँच ही नहीं पाया यार, और गाली दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, सिवाय अपनी बॉडी को ख़राब करने के लिए। आप देखिए बिफोर टाइम कितने लोग मर जाते हैं, पर ये थोड़ी मालूम ये क्यों मर गया, हार्ट फेल हो गया जी। एक ही वो है डायलॉग, हार्ट फेल हो गया उसका, लेकिन हार्ट फेल हुआ क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ से खुश नहीं था, वो स्ट्रेस में जी रहा था, वो खुश नहीं था अपने काम से। कामयाबी ऐसा लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ। कितने एक्टर हैं, मैंने बहुत से एक्टर देखे, मैंने नाम नहीं बताऊंगा। बोले गोयल साहब यार मैं कामयाब नहीं हुआ। मैंने क्यों, क्या बात है, आप तो स्टार हैं, आपको इतना पेमेंट मिल रहा है, आप इस फिल्म के हीरो हैं। तो नहीं यार, वो स्टार कहाँ पहुँच गया, मेरे साथ का था, मेरे साथ में थिएटर करता था गोयल साहब यार, मेरे साथ स्ट्रगल करता था, रो रहा है मगर बात उस एक्टर की कामयाबी देख के, और वो एक्टर रो रहा है, जबकि वो खुद जो है अच्छी जगह काम कर रहा है, हीरो है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, पर वो उस जगह खुद को महसूस करता है वो मैं कुछ भी नहीं हूँ यार, मेरा दोस्त कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो कंपैरिजन है किसी की कामयाबी के साथ में, दुख का सबसे बड़ा कारण है फिल्म लाइन में। कंपटीशन करते हैं वो। अब मैं कंपटीशन करने लगूँ यार, मेरे साथ में 52 साल में कितने एक्टर आए होंगे, अब वो सब बड़े बन गए, अब मैं रो रहा हूँ यार मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ का फला राम सिंह था, मेरे साथ अनिल सिंह था, वो राजपूत था, ये सब बड़े बड़े एक्टर बन गए, उनको सबको मैं देखता हूँ स्क्रीन पर छाए हुए, और मैं तो कोई मुझे जानता ही नहीं, कोई रोड पर भी नहीं चलता हूँ तो कोई नहीं जानता। तो ये मूर्खता है। आप उनसे कंपटीशन मत कीजिए, बजाय कंपटीशन करने के उनको उनकी लाइफ को देख के उनको मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि इस लाइन में दीवारों को भी कान होते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सबको मालूम पड़ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो जो लोग अपने साथियों से कंपटीशन करते हैं, अब जैसे कि पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके साथ में कितने लोगों ने थिएटर किया होगा, कितनी वेब सीरीज में, कितनी फिल्मों में काम किया हो, और सब वो गाली दें पंकज त्रिपाठी को, ये सब हमें सपोर्ट नहीं करते, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमको सपोर्ट नहीं करते, या फलाना सपोर्ट नहीं करता है, ये एक्टर सपोर्ट नहीं करता। क्यों भाई, आप खुद अपने आप को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए, उनके बराबर आने की कोशिश करिए। आप उनको तो गाली दे रहे हैं और खुद मस्ती में दारू पी के फुल टाइट पड़े हुए, घर पर स्ट्रगल कर ही नहीं रहे, चुनौतियों का सामना नहीं करने पड़े, तो गलती किसकी है ये? तो इसीलिए हमारे लाइन जो ऐसी है उसमें पॉजिटिव आदमी बहुत कम है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रमेश जी, इतनी सच्ची और खरी खरी बातें की आपने कि उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है आज की जनरेशन को। यस, पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। जो लाइफ में चाहे वो कहीं पर भी है, फिल्म लाइन को छोड़िए, अब कहीं पर भी है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो बीमार हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आएगा, दारू पिएगा और ख़त्म हो जाएगा। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अच्छा काम करिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। अब वो 100% नहीं दे पा रहे तो वो आपकी मिस्टेक नहीं है, जो आप में वो आप देने की कोशिश करने कैमरे के सामने दीजिए उसको। ये तो जूरी का देखने का मकसद है, इसने कितना अच्छा ऑडिशन दिया, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक आदमी ने बहुत अच्छी बात बोली, दुख दूसरे का सुख देखने से होता है। अगर आप किसी सुखी आदमी को देख रहे हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। दुख अपने दुख से नहीं है, उसको दुख दूसरे के सुख से है। और मैं तो बहुत खुश होता हूँ, जितने भी एक्टर ताकतवर, भाई आप मेरा भी ख्याल रखना यार, आप कामयाब हो गए यार, मुझे कहीं रिकमेंड कर देना, काम दे देना। सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, इतनी अच्छी कीमती बातें आपसे आज पता चली और बहुत खुशी हुई आपसे ये सब जान के, ये सब बातें। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? और अगर आप मुझे सर्च करना चाहें, हाँ, गूगल IMDb पर मेरी 200 हिंदी फीचर फिल्म्स हैं जो रिकॉर्ड है। बाकी इंस्टाग्राम पर मेरे 1,12,000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 92,000 फॉलोअर्स हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सुख की बात है कि इस उम्र के पड़ाव पर भी मैं सोशल मीडिया पर रोज़ाना अपडेट करता हूँ। मैं आज के इस उम्र के पड़ाव पर भी, क्योंकि मैं अपनी उम्र मानता ही नहीं कुछ भी। जो आदमी चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, शूटिंग कर रहा है, वो आदमी जवान है। अभी तो बुढ़ा वो आदमी है जो कि बेड पर चला गया। सही है, ऐसा मैं मानता हूँ। उम्र का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अगर जवान आदमी भी जो बीमार पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता, तो वो बुढ़ा हो गया। तो सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल हकीकत है। बहुत अच्छे, थैंक यू रमेश जी, बहुत Thank बहुत you very शुक्रिया। much। तो दोस्तों, ये थे हमारे रमेश गोयल साहब, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनकी ये तजुर्बात से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखा होगा। और उन्होंने हर जितनी भी बात की है, एक एक बात उनकी सच्ची
और खरी थी, भले कड़वी लग रही थी, कुछ लोगों को कड़वी भी लगे, लेकिन उनकी हर बात में एक सच्चाई थी, जो कि आज की सिचुएशन है, जो हालात हैं आज के। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।